हेलो गाइस, वेलकम टू अवधूत नगरी यूपीएससी एकेडमी। मैं धर्मेंद्र आप सभी का अवधूत नगरी की एकेडमी में स्वागत करता हूं। ये सेशन हमारा पॉलिटी से संबंधित है, भारत की राज्य व्यवस्था। बुक हम यहां पर कंप्लीट कर रहे हैं लक्ष्मीकांत जी की। ठीक है, तो और यहाँ पर हमारे 6 चैप्टर तक कंप्लीट हो चुका है और 7 चैप्टर का हम एक पार्ट भी कंप्लीट कर चुके हैं। जो चैप्टर हमारा चल रहा है फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार। पिछले चैप्टर में हम 7th चैप्टर के आर्टिकल 17 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज उसी के बाद हम कंटिन्यू आगे करेंगे। आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले अवधूत नगरी क्या है। अवधूत नगरी, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक ऐसी एकेडमी है जहां पर आप किसी भी प्रकार की सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर सकते हैं, प्री और मेंस की तैयारी कर सकते हैं, और साथ ही हमारी क्लासेस को यूट्यूब पर भी लाइव देख सकते हैं। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप किसी भी समय हमें दिए हुए नंबरों पर एसएमएस या फिर संपर्क कर सकते हैं। फिर डिस्काउंट के लिए आप दिए हुए रेफरल कोड का भी यूज कर सकते हैं। तो आइए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर जैसे मैंने कि आपको बता दिया है, हमारा जो चैप्टर है फंडामेंटल राइट्स चल रहा है, और उसके बाद उसमें हम आर्टिकल 17 तक कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, जिसमें कि मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूं आर्टिकल 12 से। ठीक है, आर्टिकल 12 जो है आपका, आर्टिकल 12 जो है, ये कहता है, ये राज्य के अर्थ को दिखाता है कि राज्य का जो अर्थ है वो संघ है। राज्य का अर्थ क्या है? संघ है। ठीक है, और फिर उसके बाद मेन तो यही है आपका। और आर्टिकल 13 क्या कहता है? आर्टिकल 13 करता है मतलब ऐसा कानून जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करे। याद रखें मैं क्या बता रहा हूं, ऐसा कानून जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करे, उसी को हम क्या कहें, मतलब ये अधिकार कौन देता है हमें? वो, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने। ऐसा कानून जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करे, वो कानून जो है स्वतः अपने आप ही शून्य हो जाएगा, मतलब शून्यकरण हो जाएगा, उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा उस कानून का। ये आर्टिकल 13 कहता है। आर्टिकल 14 क्या कहता है? आर्टिकल 14 जो है कहता है कि राज्य जो है भारत के राज्य क्षेत्र में, याद रखना, देखिए क्या कह रहा है, राज्य जो है भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को, राज्य जो है राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष क्षमता से या फिर विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। देखिए मैंने क्या कहा, राज्य जो है राज्य क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति को चाहे विधि की समक्ष क्षमता हो या विधियों के समान संरक्षण हो, इन चीजों से वंचित नहीं करेगा। यहां पर जो विधि की समक्ष क्षमता है ये ब्रिटिश मूल का शब्द है, और जो विधियों के समान संरक्षण है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 15 जो है हमारा कहता है कि राज्य जो है किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या फिर जन्म के स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा। मैंने आपको इसके लिए कोड भी बताया था, RRCSP, मतलब रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, इन चीजों के आधार पर राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 16 जो है आपका ये कहता है कि लोक नियोजन के अवसर में सबको समता का अधिकार होगा, सबको जो अवसर मिलेंगे वो बराबर मिलेंगे। ठीक है, अगर अपवाद की बात करें इसमें, तो अपवाद ये है कि संसद किसी विशेष रोजगार के लिए निवास की शर्त आरोपित कर सकता है। याद रखिए मैंने क्या कहा है, संसद जो है किसी विशेष रोजगार के लिए निवास की शर्त को आरोपित कर सकता है। सरकार, और नंबर 2, सरकार अधिकृत है कि वह आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए भी, ठीक है, और उनके पदों के लिए 10% का आरक्षण प्रोवाइड कर सकती है, 10% के आरक्षण का प्रावधान कर सकती है, और राज्य जो है नियुक्तियों के आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। ये इसके अपवाद थे। ठीक है, ये इसके क्या है? अपवाद है। आर्टिकल 17 जो है आपका छुआछूत के अंत को दिखाता है, अस्पृश्यता को समाप्त करने का बात कहता है। आर्टिकल 17 की बात करें तो 1976 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम लाया गया था, और 1955 में जिसमें मूलभूत संशोधन करके इसको नया नाम नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम 1955 कर दिया था। कब किया था? क्या नाम था? नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम। आर्टिकल 18 जो कि आज से हमें यहां से कंटिन्यू करना है, आर्टिकल 17 तक मैं आपको पहले भी बता चुका था, अब आर्टिकल 18 देखिए। आर्टिकल 18 क्या कहता है? मैंने बताया
बताया था, ये भी आपको हिंट दिया था, उपाधियों का अंत करता है। आर्टिकल 18 क्या करता है? उपाधियों का अंत करता है, और इसके लिए 4 प्रावधान बताए गए हैं। पहला, अगर मान लीजिए कि राज्य सेना या विद्या संबंधी सेना के संबंधित कोई आपको सम्मान या फिर उपहार मिल रहा है, तो वो उपहार आप ले सकते हो, लेकिन इसके सिवा आपको कोई उपाधि प्रदान नहीं होगी। आगे, ये राज्य मतलब आपको नहीं देगा। दूसरा, यह निषेध करता है कि भारत का कोई भी नागरिक, देखिए ये इस चीज का भी प्रतिशोध करता है कि भारत का कोई भी नागरिक विदेशों से किसी भी प्रकार की उपाधि को प्राप्त नहीं करेगा। और नंबर 3, कोई भी विदेशी है, मान लीजिए राज्य के अधीन लाभ पर काम कर रहा है या विश्वास के किसी पद पर काम कर रहा है, तो भी वो विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि बिना राष्ट्रपति की सहमति के नहीं ले सकता है। और अगर मान लीजिए राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति है जो विदेशी है, लेकिन हमारे कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से मतलब या फिर उसके अधीन काम कर रहा है, तो उस समय कोई अगर उसे भेंट लेना हो, उपहार लेना हो, तो उस समय भी राष्ट्रपति की सहमति जरूरी है। इस चीज का याद रखें आप लोग। 1996 में उच्चतम न्यायालय ने जिन उपलब्धियों को उचित ठहराया था वो है पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म श्री। याद रखें, इन्हें उचित ठहराया गया है, ये नहीं कि आप अपने नाम के आगे इन्हें लगा के कहीं भी आएंगे जाएंगे। ठीक है, ये आपका आर्टिकल 18 कहता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, आर्टिकल 19 आता है अगला हमारा। आर्टिकल 19 में क्या है? पहले मैं आपको सारे आर्टिकल के शॉर्ट फॉर्म में टाइटल्स बता चुका हूं कि आर्टिकल आपके एक एक आर्टिकल क्या कहते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम उसे एक्सप्लेन करते जा रहे हैं। आर्टिकल 19 जो है वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, याद होगा आप लोगों को, मैंने बताया था वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो यहाँ पर बोलने का, विचार रखने की आजादी है आपको, शांतिपूर्वक कहीं सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है, संघ बनाने का आपको अधिकार दिया गया है, कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है, कहीं भी रहने की स्वतंत्रता है, और कहीं भी कुछ भी आपको काम धाम करने की आजादी है। ये आपका आर्टिकल 19 कहता है। आर्टिकल 20 क्या कहता है? आर्टिकल 20 कहता है कि दोष सिद्धि के संबंध में आपको संरक्षण प्रदान किया जाएगा। दोष सिद्धि के संबंध में, याद रखिए, दोष सिद्धि के संबंध में आपको संरक्षण प्रदान किया जाएगा। मतलब मान लीजिए कोई कानून आज लागू नहीं है, लेकिन आप या फिर कोई ऐसा आप कोई जुर्म कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए कोई कानून या फिर कोई दंड नहीं बना है, और आज कोई नया कानून पारित कर दिया जाता है और आपको कहा जाता है कि आज के बाद कोई भी इस टाइप से जुर्म करोगे तो आपको उसकी सजा मिलेगी। आज के बाद मिलेगी, ना कि आपने वो गुनाह पहले किया है तो उसके लिए आपको पहले की सजा अब दे दी जाएगी, ऐसा नहीं होगा। तो ये है, कोई पूर्व पद प्रभाव जो है वो लागू नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है दोहरी क्षति नहीं होगी, मतलब आपको किसी भी चीज के लिए आपको डबल टाइम सजा नहीं दी जा सकती। स्व अभिशंसन नहीं है, मतलब मान लीजिए आप खुद इसमें आप अपने खिलाफ गवाही दे रहे हैं, पुलिस आपको गिरफ्तार करके ले गई है, और पुलिस के दबाव के कारण आपने कह दिया कि आपने वो जुर्म कबूल कर लिया, लेकिन आप कोर्ट में जाकर खड़े होकर कह सकते हैं कि नहीं, ये सब मैंने पुलिस के दबाव में कहा है, इसका आपको पूरा अधिकार है। ये आपका आर्टिकल 20 कहता है। आर्टिकल 21 क्या कहता है? इसमें यह बताया गया है कि व्यक्ति को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता पूरी दी गई है, मतलब इससे उसे वंचित नहीं किया जाएगा, ये अधिकार उससे नहीं छीना जाएगा। 1950 में गोपालन का एक केस का मामला था, उसमें यह व्यवस्था हुई कि आर्टिकल 21 के तहत सिर्फ मनमानी कार्यकारी प्रक्रिया के विरुद्ध जो सुरक्षा उपलब्ध है, न कि विधानमंडल की प्रक्रिया के विरुद्ध। याद रखना, विधानमंडल की प्रक्रिया के विरुद्ध इसमें कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की गई है, लेकिन जब 1978 का मामला हुआ तो विधानमंडल के प्रक्रिया के विरुद्ध भी संरक्षण दिया जाने लगा। मतलब 78 के मामले के, गोपालन के मामले में जो सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था की थी, उस व्यवस्था को पूरा पलट दिया गया है। यहाँ पर ये आर्टिकल 21 कहता है आपका। आर्टिकल 21 में फिर से रिपीट कर रहा हूं कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को यहाँ पर यह दर्शाता है। आगे बढ़ते हम अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 आपका क्या कहता है? आर्टिकल 22 जो कहता है कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान किया जाएगा। देखिए क्या बताया गया है। आर्टिकल 22 जो है आपको ये बता रहा है कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है, ठीक है, तो उस गिरफ्तारी से संरक्षण का अधिकार, मतलब वो संरक्षण किस हिसाब से, मैं आपको बताता हूं। पहला, हिरासत में लिया गया कोई व्यक्ति है तो उसे अधिकार क्या मिल रहा है? एक तो गिरफ्तारी करने का आधार, भाई किसके लिए गिरफ्तार किया गया है, किस चीज के लिए गिरफ्तार किया गया है, उसे सूचना लेने का अधिकार है ये, और पुलिस को सूचना देना चाहिए उसे। वकीलों से परामर्श, ये क्या लिख दिया, वकीलों से परामर्श नहीं,
परामर्श आएगा यहाँ पे गाइस, वकीलों से वो सलाह ले सकता है, परामर्श ले सकता है, उसका भी अधिकार है उसे। और एक चीज और, मजिस्ट्रेट के सामने उसे 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत होने का भी अधिकार मिला है। अगर वो पेश नहीं होता है तो उसे रिहा करने का अधिकार भी प्राप्त है, ये चीज याद रखना। दूसरा भाग क्या कहता है, आर्टिकल 22 के दो भाग में बांटा गया, तो पहला भाग तो मैंने आपको बता दिया। दूसरा भाग ये कहता है कि ये उन व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करता है जिसे दंड विषयक कानून के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है। दंड विषयक मतलब कोई चीज किया है, गलत किया है, ठीक है, उसके खिलाफ उन्होंने कानून के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया, ठीक है, तो उसमें क्या है, 3 माह से ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता हिरासत को। गिरफ्तारी के आधार को जानने का अधिकार है इसमें भी वकीलों से परामर्श ले सकते हैं, और इसमें भी अपने लिए मतलब उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट या फिर आप सर्वोच्च न्यायालय में अपील आगे कर सकते हैं, ये चीज है इसमें। आर्टिकल 23 क्या कहता है, आर्टिकल 23 कहता है मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का विरोध, बलात् श्रम का निषेध। मानव दुर्व्यापार मतलब कि इंसानों को, बच्चों को, ठीक है, या फिर लड़कियों को या लेडीजों को खरीदना और बेचना, इस चीज पर रोक। और प्लस बलात् श्रम का विरोध मतलब यानी कि किसी इंसान के इच्छा विरुद्ध, बच्चों के इंसान किसी के इच्छा के विरुद्ध काम करवाना, इस चीज पर रोक। ये सारा आपका क्या दिखाता है, आर्टिकल 23। आर्टिकल 24 क्या दिखाता है अब आपको, तो आर्टिकल 23 आपका है, बता दिया जैसे कि मानव को खरीदना बेचना और बलात् श्रम का विरोध करता है। आर्टिकल 24 जो है बाल श्रम का विरोध करता है, मतलब 14 साल से कम बच्चों को खतरनाक जगहों पर काम करने पर रोक लगा दिया गया है। और 2016 का जो बाल श्रम संशोधन अधिनियम आया था, उसमें बाल श्रम अधिनियम जो 1986 है, उस अधिनियम को उसका नाम बदलकर बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम 1986 कर दिया गया, ठीक है, इस चीज को याद रखें। तो ये आपका हो गया आर्टिकल 24। अब आगे चलते हैं हम अगले आर्टिकल की तरफ, अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, आर्टिकल 21 में ना शिक्षा का अधिकार, 21 कै जो है, एक इसमें कै और जोड़ दिया गया है, तो वो शिक्षा के अधिकार की बात करता है, शिक्षा के अधिकार, ठीक है, आर्टिकल 21 कै। अब आर्टिकल 25 की तरफ बढ़ते हैं। आर्टिकल 25 जो है वो क्या कहता है, धर्म को अबाध रूप से मानने, उसका आचरण करने और प्रचार करने की आजादी देता है, ठीक है, मतलब आप किसी भी धर्म को मान सकते हो, उसका आचरण कर सकते हो, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हो, ये आपको आजादी कौन देता है, आर्टिकल 25। आर्टिकल 26 क्या कहता है, आर्टिकल 26 आपको कहता है कि कोई भी धार्मिक कार्य के लिए आप कहीं भी कोई भी अरेंजमेंट कर सकते हो, उसकी आपको पूरी आजादी दी गई है। आर्टिकल 27 क्या कहता है, आर्टिकल 27 कहता है कि धर्म की वृद्धि के लिए, धर्म की वृद्धि के लिए आपको मतलब कर नहीं देना, कर टैक्स देने से आपको मुक्ति है। आगे कह रहा है आर्टिकल 28, आर्टिकल 28 कह रहा है धार्मिक शिक्षा में आपको कहीं भी उपस्थित होने का पूरा अधिकार है। आर्टिकल 29 कहता है कि आपको अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए भी अधिकार मिला हुआ है। अगर आप अल्पसंख्यक में आते हैं तो आपके हितों के संरक्षण के लिए भी आपको अधिकार प्राप्त है। आर्टिकल 30 क्या कहता है, आर्टिकल 30 कहता है कि अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा के संस्थानों की स्थापना और उनके प्रशासन का भी अधिकार मिला है। आर्टिकल 32 क्या कहता है, आर्टिकल 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है, मतलब बात की जाए तो यही वो आर्टिकल है जो सभी मूल अधिकारों को वास्तविक बनाता है, ठीक है, यही वो अधिकार है जो सभी मूल अधिकारों को वास्तविक। आगे देखिए अगला जो आर्टिकल है हमारा, सॉरी आर्टिकल 32 में ही उच्चतम न्यायालय को आर्टिकल 32 के तहत ही मतलब यानी कि एक विशेष अधिकार है रिट जारी करने का। और ये रिट किस प्रकार के होते हैं, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रक्षा, ये रिटों के प्रकार हो गए, ठीक है। याद रखें मैंने क्या कहा आप लोगों को, आर्टिकल 32 जो है वो तो उच्चतम न्यायालय को मतलब सुप्रीम कोर्ट को, और आर्टिकल 26 टू 26 जो है वो हाई कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार देता है। रिट मैंने बताया जैसे कि एक विशेष प्रकार का अधिकार होता है और इसे राजा द्वारा दिया जाता है, राजा द्वारा जारी किया जाता है, राजा द्वारा जारी किया जाता है। और इसे न्याय का झरना भी कहते हैं, इस चीज को भी ध्यान रखें, न्याय का झरना जो है
आर्टिकल 32 को कहा जाता है, जो रिट जारी किया जाता है उसे रिट को कहा जाता है। 1950 से पहले बात की जाए तो केवल कलकत्ता, बंबई और मद्रास के उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार था, लेकिन आर्टिकल 226 के तहत अब सभी उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त है। इस प्रकार से हमने आर्टिकल 32 भी खत्म किया। आर्टिकल 33 की तरफ बढ़ते हैं। आर्टिकल 33 क्या कहता है? सशस्त्र बलों पर प्रतिबंध लगाता है। मतलब मान लीजिए आप सेना में हैं, आप कहोगे कि भाई मेरे मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, भाई मुझे तो मेरे प्राण और दैहिक स्वतंत्रता जो है वो नहीं मिल रही है। तो देखिए इसमें क्या है, मान लीजिए कि सपोज कीजिए, मतलब यानी कि जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि सेना जो है वो कह रही है भाई मेरे मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, मैं तो अब यहाँ पे नहीं खड़ा हूंगा, मुझे मेरी जान को खतरा है। तो ऐसे काम थोड़ी चलेगा। तो इस पर क्या है, संसद जो है ना इन पर प्रतिबंध लगा सकती है, मतलब इनके मूल अधिकारों को कम या फिर बाधित किया जा सकता है। यहाँ पर ये बताया गया, ये आर्टिकल 33 कहता है। आर्टिकल 34 क्या कहता है? आर्टिकल 34 जो है आपका ये कहता है कि अगर मान लीजिए कहीं पर मार्शल लॉ लागू है तो वहां पर भी मूल अधिकार जो है वो आपको निलंबित हो जाएंगे। मूल अधिकार कौन से हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? निलंबित हो जाएंगे। आर्टिकल 35 जो है पूरे देश में संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वो देश के लिए कानून बना सकती है। याद रखिए आर्टिकल 35 कहता है पूरे मतलब संसद को यह अधिकार है कि वो देश में कानून बना सकती है, पूरे देश में। ठीक है, तो यहां पर आज हमने आर्टिकल्स को फिनिश कर लिया, जो हमारे मूल अधिकार थे उन सबको हमने यहाँ पर फिनिश कर लिया, उनके अनुच्छेदों को समझ लिया कि वो क्या कह रहा है क्या नहीं। अब मूल अधिकारों की कुछ आलोचना है, जैसे कि ये व्यापक सीमा है, मतलब यानी कि इस पर किसी का सामाजिक या आर्थिक अधिकार नहीं है, कोई चीजें साफ साफ नहीं है इसमें। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, आपातकाल के दौरान ये स्थगित हो जाती है। महंगा उपचार है, मान लीजिए आपके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, आप कोर्ट में जा रहे हो तो कोर्ट फीस कई बार प्राइवेट की ज्यादा है या कुछ जो भी है, और स्थायित्व का अभाव है, ये बदल सकते हैं, कम किए जा सकते हैं, कटौती हो सकती है। अब महत्व क्या है? एक तो लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित कर रहे हैं, एक भौतिक और नैतिक सुरक्षा को आवश्यक स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं, विधि में शासन की स्थापना कर रहे हैं। ठीक है, गरीब वर्गों के लिए हितों की रक्षा कर रहे हैं, शासन को भी नियंत्रित कर रहे हैं सरकार के, और व्यक्तिगत के सम्मान को भी बनाए रखने में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गए इनके महत्वपूर्ण, इनकी आलोचना, मूल अधिकार क्या है, उनके आर्टिकल्स। यहां पर आज का जो सेशन है हमारा दोस्तों फिनिश होता है, और इसी के साथ मैं अपना सेशन समाप्त करते हुए आप लोगों से अपील करता हूं, अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। ठीक है, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें। बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन पर अगर आप क्लिक नहीं करेंगे तो आपको नई और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। और ये भी याद रखें कि जैसा कि आप सबको पता है कि हम जितना भी एक वीक में जितना टॉपिक कवर करते हैं उसका एक वीकली टेस्ट रखा जाता है। तो दोस्तों उस वीकली टेस्ट को देने की कोशिश करें, ताकि आप अपने आप को ऑब्जर्व कर पाए कि आप किस लेवल पे हैं। इन्हीं सब बातों के साथ अपनी बातों को मैं विराम देता हूं, और आप सभी को थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे, हैव ए नाइस डे आल्सो, एंड थैंक्स अ लॉट अगेन।